हेलो स्टूडेंट्स। 22 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 22 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाले महत्वपूर्ण समाचार के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती हैं हम वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन कैबिनेट की, जो हमारी केंद्र मंत्रिमंडल है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है तो वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। तीसरी हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके इनिशिएटिव्स और प्लान्स पर चर्चा करेंगे। फोर्थ हमारी कैटेगरी होगी बैंक और वित्त समाचार। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे डिफेंस न्यूज या रक्षा समाचार, यानी जो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं उनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार। खेल समाचार, जो रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं तो वो हम खेल समाचार में कवर करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें, रैंक एंड रिपोर्ट, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, और लास्ट कैटेगरी होगी हमारी रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, जिसमें हम नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये आज की हमारी क्लास में ये हमारी 11 कैटेगरीज होंगी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश, यानी आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है, समरी ऑफ द लेक्चर की, आज के लेक्चर की कंप्लीट समरी क्या है। सो द इमेज यूज्ड, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो हरिकेन ऑस्कर ने अभी क्यूबा को मारा, आर्थिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन जारी है। तो हरिकेन ऑस्कर ने अभी क्या किया है, बहामासा के तट पर दस्तक दी है और क्यूबा का जो पूर्वी तट है उसको प्यार करने से पहले कम से कम 6 लोगों की मौत और व्यापक विनाश का ये कारण बना है। तो हरिकेन ऑस्कर कहां पर आया, अभी क्यूबा के तट पर आया है, जहां पर इसने तबाही मचा दी है और आर्थिक संकट के बीच लोगों ने क्या कर दिया है, वहां पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। तो तूफान ने बिजली कटौती को प्रेरित किया जिससे दैनिक गतिविधियां रुक गईं, जिसके परिणाम स्वरूप सेंटोस, सुवारेज और केंद्रीय हवाना जैसे पड़ोस में विरोध प्रदर्शन हुए। निवासियों ने पानी की कमी के विरोध में बर्तन और पैन पीटे और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। 2022 में आए हरिकेन इयान के बाद से जारी ऊर्जा समस्याओं के कारण ब्लैकआउट हुआ है। तो याद रखना, हरिकेन ऑस्कन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा हरिकेन ऑस्कन अभी किस कंट्री में आया है। तो हरिकेन ऑस्कन अभी कहां पर आया है, इसने दस्तक दी है क्यूबा में। क्लियर? तो क्यूबा का जो पूर्वी तट है वहां पर अभी हरिकेन ऑस्कर आया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो जो पाकिस्तान का कोर्ट है वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अभी पाकिस्तान ने क्या किया, 26वां संविधान संशोधन के तहत अपने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। तो 3 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की गई। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया 2024 में, और 3 वर्ष के लिए कार्यकाल को क्या कर दिया, दोनों संसदों में पास करके राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे 3 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया है। विधेय न्यायमूर्ति मशहूर अली शाह को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के उत्तराधिकारी बनाने से रोकता है, जो 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो याद रखना, अभी किस इस कंट्री ने बेसिकली चीफ जस्टिस के टेन्योर में, टाइम पीरियड में, कार्यकाल में चेंजेस किए हैं, तो पाकिस्तान ने। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण $100 ट्रिलियन से अधिक होने की संभावना आईएमएफ ने क्या जताई है, चेतावनी जताई है। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा के नाम से जानते हैं, उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि इस वर्ष पहली बार विश्व का कुल सार्वजनिक ऋण कितना होने वाला है, $100 ट्रिलियन से अधिक होने जा रहा है।
आईएमएफ ने चेतावनी दी कि यह आंकड़ा पहले की अपेक्षा से भी अधिक तेजी से बढ़ सकता है। राजनीतिक भावना जो बढ़े हुए खर्च का समर्थन करती है और धीमी आर्थिक वृद्धि से जुड़ी बढ़ती उधारी आवश्यकताओं के कारण यह वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में बढ़ते कर्ज के स्तर को प्रबंधित करने के लिए वित्तीय सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। क्लियर? तो वैश्विक सार्वजनिक ऋण 100 ट्रिलियन से अधिक होने की संभावना है और ये आईएमएफ ने चेताया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है नेक्स्ट भी हमारी। तो आईओसीएल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में B2B फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए और नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना को बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। तो भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा में चराली तक 50 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। चराली में भंडारण और वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक अत्याधुनिक टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। 62 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेपाल के चितवन में अमेलखंज को लोटार से जोड़ेगी, जिसमें लोटार पर 91,900 किलोलीटर की भंडारण क्षमता वाला एक आधुनिक टर्मिनल होगा। समझौते पर नई दिल्ली में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। क्लियर? तो याद रखना है, आईओसीएल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने नेपाल में पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए B2B फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, उड़ान की 8वीं वर्षगांठ। भारतीय विमान में एक परिवर्तनकारी यात्रा और आगे 10 वर्षों के लिए उड़ान को बढ़ाया गया। तो उड़ान क्या है? बेसिकली आपको पहले तो उड़ान की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उड़े देश का आम नागरिक। तो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, हवाई मार्गों में वृद्धि लाने के लिए, हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र में रोजगार और नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2016 में उड़ान की शुरुआत की थी। तो अभी उड़ान के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इसे अभी 10 साल के लिए फिर से बढ़ाया भी गया। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था। तो प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों में वृद्धि को उजागर किया, व्यापार वाणिज्य और क्षेत्रीय विकास पर रोजगार के प्रभाव पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कम सेवा वाले क्षेत्र में हवाई यात्रा को दुर्लभ बनाने में उड़ान की सफलता की सराहना की और भारत की विकास क्षमता को उजागर करने में इसकी भूमिका को नोट किया। तो याद रखना है, उड़ान की 8वीं वर्षगांठ, भारतीय विमान में एक परिवर्तनकारी यात्रा। डन। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। 16 अक्टूबर को कुछ कैबिनेट से अप्रूवल्स आए हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2024 को कई योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत का अतिरिक्त 3% किस्त स्वीकृत किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहु ट्रेकिंग परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 2642 करोड़ रुपए है, उसको मंजूरी मिली है। और 35,000 करोड़ किसान का समर्थन करने और मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना की निरंतरता के लिए आवंटित किए गए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। 16 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की मंजूरी। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 14वीं महारत्न CPSE बन गई है। तो 12 अक्टूबर 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न से किसका दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो यह उन्नत अंतर मंत्रालय समिति और कैबिनेट सचिव द्वारा नेतृत्व वाली शीर्ष समिति की सिफारिश पर आधारित था। नया दर्जा होल की परिचालन स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे परियोजनाओं में इसकी शुद्ध संपत्ति का 15% तक और विदेशी उपकरण में 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की अनुमति मिलती है बिना सरकारी मंजूरी के। हॉल 1940 में स्थापित बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक डॉक्टर DK सुनील है।
तो याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 14वां महारत्न CPA या फिर SE बना है। पहले इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त था, अभी नवरत्न से इसे किस पे कन्वर्ट कर दिया गया है, महारत्न पर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो भारत में पूछे कितनी महारत्न कंपनी है भारत में, तो टोटल भारत में 14 महारत्न कंपनी आज हॉल के जुड़ने के बाद हो गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। अभी तिरुवल्लुवर जिले में क्या हुआ है, एक 16वीं सदी की तांबे की पट्टियों की खोज की गई है। तो श्री सिंगीश्वर मंदिर में मापेड गांव तिरुवल्लुवर जिले में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है। हिंदू धार्मिक और धर्मांत बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों ने 16वीं सदी ईस्वी के तांबे की पट्टी का शिलालेख का बेसिकली खोज निकाला है। तांबे की पट्टियां विजयनगर साम्राज्य की मुहर वाली अंगूठी में से एक के साथ जोड़ी गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि शिलालेख जो 1513 में राजा कृष्णदेव के शासनकाल के दौरान उत्कीर्ण किए गए थे, संस्कृत में नंदी नागरी लिपि का उपयोग करके लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विजयनगर साम्राज्य से इनका लिंक है। ये जो अभी 16वीं शताब्दी की तांबे की पट्टियां जो तिरुवल्लुवर जिले में अभी पाई गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। नया सिटीजन सेंटिनल ऐप ट्रैफिक निगरानी के लिए केरल में लॉन्च किया गया है। तो ताकि ट्रैफिक को निगरानी किया जा सके, ट्रैफिक के ऊपर ध्यान या ट्रैफिक को कम किया जा सके, तो केरल राज्य ने सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है जो ट्रैफिक निगरानी में हेल्प करेगा। तो केरल के मोटर वाहन विभाग ने यातायात कानून प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप नागरिकों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। उपयोगकर्ता यातायात उल्लंघनों की वास्तविक समय में रिपोर्ट कर सकते हैं, उल्लंघनों की तस्वीर या वीडियो कैप्चर करके। अपलोड की गई सामग्री की उचित कार्यवाही के लिए प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया। योजना में भर्ती भत्ते में 70% की महत्वपूर्ण वृद्धि और बैरकों में रहने वाले सिपाहियों के लिए आवास भत्ते में 25% की वृद्धि शामिल है। ये उपाय लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में उनके संबोधन के दौरान घोषित किए गए थे। यह कार्यक्रम उन पुलिस कर्मियों के सम्मान में आयोजित किया गया था जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट सी है मिशन वसुंधरा 3.0। तो इंपॉर्टेंट है ये वसुंधरा 3.0, जिसका अभी अनावरण किसने किया है, जिससे असम सरकार द्वारा, असम के मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। तो इसका बेसिकली जो ये महत्वाकांक्षी पहल है, इसका उद्देश्य है स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने आधिकारिक रूप से मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। लॉन्च इवेंट गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह महत्वाकांक्षी पहल स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। कार्यक्रम उनकी भूमि संपत्ति की अधिक सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करता है। क्लियर। तो मिशन वसुंधरा 3.0। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो भोपाल के पास रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को 8वां बाघ अभयारण्य घोषित करेगा मध्य प्रदेश। तो रतापानी वन्यजीव अभयारण्य, इससे पहले भोपाल बेसिकली मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व थे और मध्य प्रदेश में अब इसके साथ टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, 8 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है, रतापानी वन्यजीव अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भोपाल के पास स्थित रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 8वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। सिफारिश को अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व 1271.465 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा,
जिसमें रतापानी वन्यजीव अभयारण्य और सिंहोली वन्यजीव अभयारण्य दोनों शामिल है। तो दो आएंगे इसके अंदर, रतापानी और सिंहोली। कुल क्षेत्र में से 763.812 वर्ग किलोमीटर बाघों के लिए कोर क्षेत्र होगा, जबकि बचा हुआ 507 बफर जोन के रूप में कार्य करेगा। रतापानी वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में रायसेन और सीहोर जिले में 823 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार इसमें टोटल 56 बाघ और 70 तेंदुए। कितने बाघ है इसके अंदर टोटल? 56 बाघ हैं और टोटल कितने तेंदुए हैं? 70 तेंदुए हैं। अब इसके साथ मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हो जाएंगे? 8 बाघ अभयारण्य। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने बाघ अभयारण्य हैं या कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 8। और लेटेस्ट 8वां कौन सा बनेगा? रतापानी वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं, उसने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र के लिए 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ओके, न्यूज समझो क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अभी महाराष्ट्र में क्या है, जो कोस्टल बेसिकली एरिया है, जो कोस्टल प्रोटेक्शन इकोसिस्टम है, उसके प्रोटेक्शन के लिए अभी महाराष्ट्र सरकार को 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र सतत जलवायु लचीला तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना अब तटीय चट्टान, शीट पाइल, समुद्री तट पोषण और वनस्पति रोपण जैसे समाधान लागू करेगी। परियोजना का उद्देश्य मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देना है, जबकि लिंग समानता और सामाजिक समावेशन पर हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना है। एडीबी महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड को तटीय प्रबंधन योजना में अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थन करेगा। परियोजनाएं एडीबी द्वारा वित्त पोषित सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम पर आधारित है। क्लियर? तो याद रखना है, एडीबी ने अभी किसको तटीय संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किसको अभी लोन की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। डन? ओके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। नाबार्ड ने 2021-22 के लिए दूसरी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, जिसे NAFIS के नाम से जाना जाता है, उसको जारी किया है, जिसका पूरा नाम क्या है? बेसिकली ऑल इंडियन रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। तो 9 अक्टूबर 2024 को नाबार्ड ने 2021-22 के लिए अपनी दूसरी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण, जो 1 लाख ग्रामीण परिवारों के डेटा पर आधारित है, कोविड के बाद आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 5 वर्षों में घरों की औसत मासिक आय 57.6% बढ़कर 16-17 में 8,069 रुपए से 21-22 में 12,698 रुपए हो गई है। वहीं ग्रामीण परिवारों की औसत आय 16-17 में 6,646 रुपए से 21-22 में बढ़कर कुल कितनी हो गई है? 11,262। नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत की गई थी और यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत आता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जितने भी आरआरबीज हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो उनको कंट्रोल या फिर रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जितने भी बैंक हैं, उनका ये एपेक्स बैंक है। कौन सा? नाबार्ड। क्लियर? नेक्स्ट है, एडई को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में खुदरा B2B व्यवसाय संभालने के लिए सहायक कंपनी स्थापना करने के लिए DIPAM, जिसे हम कहते हैं निवेश और सार्वजनिक संपत्ति परिवर्धन विभाग की स्वीकृति मिल गई है। तो नई सहायक कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में खुदरा और बिजनेस टू बिजनेस व्यवसाय को संभालेगी। यह विद्युत वाहन, ऊर्जा भंडारण, हरित प्रौद्योगिकियां और ऊर्जा दक्षता जैसे उभरते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करेगा। अनुषंगी प्रमुख सरकारी योजनाएं जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम के तहत खुदरा व्यवसाय का प्रबंधन करेगी। ईडई एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जिसको 1987 में स्थापित किया गया था और ईडई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसकी फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।
क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। टाटा एएमसी ने निफ्टी कैपिटल मार्केटिंग इंडेक्स पर आधारित भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। तो टाटा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड लॉन्च किया, जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स की कंपनियों में निवेश करने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड है। निधि निफ्टी 500 इंडेक्स से अधिकतम 20 शेयरों में निवेश करेगा, जो विभिन्न पूंजी बाजार व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नया फंड ऑफर 7 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और 30 अक्टूबर 2024 को यह उससे पहले सब्सक्रिप्शन के लिए फिर से खुलेगा। न्यूनतम निवेश 5,000 है और आवंटन के 15 दिन के भीतर इकाइयों को भुनाने पर 0.25% का निकास शुल्क लगेगा। नियम 52(6)(b) के तहत अधिकतम अनुमेय कुल व्यय अनुपात 1% तक है। तो याद रखना, टाटा एएमसी से निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पर आधारित भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बैंक और फाइनेंस से ये भारत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार पान करने वाला चौथा देश बन गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में पहली बार 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। यह मील का पत्थर भारत को चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद इस स्तर के भंडार तक पहुंचने वाला चौथा देश बनाता है। तो पहले पर चीन है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है या फॉरेन रिजर्व है, सेकंड पे जापान है, थर्ड पर स्विट्जरलैंड और फोर्थ पर भारत है। विदेशी मुद्रा भंडार 12.68 या 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर सितंबर 27 2024 को समाप्त सप्ताह में 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो कुल भंडारण का एक बड़ा हिस्सा है 10.46 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 616.154 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई हैं। आरक्षितों में वृद्धि कई कारणों से है, जिसमें इस वर्ष विदेश प्रभाव में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है, जो मुख्य रूप से स्थानीय ब्रांडों में निवेश द्वारा प्रेरित है। क्लियर। नेक्स्ट है, सीसीएस ने आंध्र प्रदेश के नागलांकन में नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्या किया, अभी आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थापित की जाएगी। तो ये रेंज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित विभिन्न सामरिक मिसाइल प्रणाली के परीक्षण के लिए उपयोग की जाएगी। सीसीएस ने यूएसए से 31 प्रेडेटर लंबी अवधि के सशस्त्र ड्रोन की खरीद और भारतीय नौसेना के लिए एटीवी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित दो परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दी है। डीआरडीओ इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विभाग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत यानी वी वेंकट कामत है। नेक्स्ट डिफेंस से है आईएनएस समर्थन। तो लार्सन एंड टुब्रो के बहुउद्देश्य पोत का पहला जहाज चेन्नई में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, आईएनएस समर्थन। तो 14 अक्टूबर को लार्सन एंड टुब्रो ने चेन्नई तमिलनाडु के पास एलएनटी कठपुतली शिपयार्ड से पहला बहुउद्देश्य पोत, जिसका नाम क्या है, भारतीय नौसेना पोत आईएनएस समर्थन है, उसको लॉन्च किया है। यह पोत, जिसे नौसैनिक पत्नियों के कल्याण संघ की अध्यक्ष शशि त्रिपाठी द्वारा लॉन्च किया गया, बहुआयामी संचालन भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है। एमपीवी 106 मीटर लंबा है, 16.8 मीटर चौड़ा है और 15 नॉट की अधिकतम गति तक पहुंच में सक्षम है। यह अन्य जहाजों को खींचने, प्रशिक्षण लक्ष्यों को लॉन्च और पुनः प्राप्त करने और निगरानी के लिए बिना चालन के स्वात वाहनों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। एमपीवी स्वदेशी हथियारों सेंसरों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी कार्य करेगा। क्लियर। तो आईएनएस समर्थन याद रखना है आपको। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एएनआरएफ विच इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने पहले शुरू की। तो दो इनिशिएटिव से स्टार्ट किए हैं, जिसमें पीएम
ECRG प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट है, और दूसरी है महा ईवी मिशन, जिसे हम मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिशन के नाम से जानते हैं। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने दो स्कीम स्टार्ट की हैं। पहली है प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान 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 अनुदान, और दूसरी है उच्च प्रभाव क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो ये पहले भारत में नवाचार और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए शैक्षणिक अनुसंधान और औद्योगिक औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने का लक्ष्य रखती हैं। उसके साथ साथ PMECRG प्रारंभिक करियर शोधकर्ताओं को भारत के वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लचीला बजट प्रदान करता है। महा ईवी मिशन का ध्यान आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकों के विकास पर केंद्रित है। ANRF को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ANRF 2023 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है इरेना, यानी अंतरराष्ट्रीय नवीन ऊर्जा एजेंसी ने अभी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2023 सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मील का पत्थर था। अंतरराष्ट्रीय नवीन ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि 2023 में वैश्विक स्तर पर 347 गीगावाट पोर्ट ओवोटल क्षमता जोड़, जो 2022 में 74% की वृद्धि पर है। चीन ने अकेले 2023 में जोड़ी गई नई पीवी क्षमताओं का 63% योगदान दिया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है, जो 2022 में 13.7% मिलियन से बढ़कर 2023 में 16.7 मिलियन हो गई है। वैश्विक स्तर पर 2023 में सौर पीवी में 7.1 बिलियन अमेरिकी मिलियन अमेरिकी नौकरी सृजित की गई, जो विश्व की कुल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल का 44% है। तो इरेना, जिसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में है, 2011 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व महानिदेशक फ्रांसिस्को ला कैमरा द्वारा किया जाता है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने अभी डेटा जारी किया है, जिसमें 2023 को सोलर पावर जनरेशन के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग बताया है। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीता है। तो अभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इंडियन ऑयल ने बेसिकली रेलवे को हराकर 3-1 से रेलवे को हराकर महिला हॉकी खिताब जीत लिया है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो ये रेलवे ने जीती, और किसको हराया? रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराया। तो फाइनल में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराया है। इंडियन ऑयल ने 18वें मिनट में दीपिका के माध्यम से पहला गोल किया, लेकिन वंदना कटारिया ने रेलवे के लिए सिर्फ 1 मिनट बाद बराबरी कर दी। रेलवे ने चौथे क्वार्टर में बढ़त बनाई, जिसमें कप्तान नवनीत कौर ने एक महत्वपूर्ण गोल किया। इसके बाद सलीमा टेटे ने अंतिम गोल किया, जिन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया है। तो याद रखना, रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीत लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2024 जो कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया। तो विश्व मृत्युदंड विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मृत्युदंड के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके उन्मूलन की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। 2024 में 22वां विश्व मृत्युदंड विरोधी दिवस मृत्युदंड और सुरक्षा थीम पर केंद्रित था। यह दिन मृत्युदंड के खिलाफ विश्व गठबंधन द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ जैसी संगठनों के समर्थन में शुरू किया गया था। तो पहला मृत्युदंड दिवस 2023-3 में मनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और इसके महासचिव कौन है? कैलाम मार्ड, या जिन्हें एग्रेस कैलामेड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी।
नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से न्यूज है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि 2024 में 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करेंगे या कर रहे हैं। तो विश्व बैंक की गरीबी समृद्धि और गृह रिपोर्ट 2024 बहु संकट से बाहर निकलने के मार्ग से पता चलता है कि 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जो प्रतिदिन 180 रुपए से भी कम पर जीवित हैं। यह 1990 में 431 मिलियन से एक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और मध्यम आय वाले देशों के लिए उच्च गरीबी सीमा के कारण चुनौतियां बंधी हुई हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी दशक के अंत तक 3% से कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में 2021 में गरीबी में 38 मिलियन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण कमी का उल्लेख किया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वैश्विक स्तर पर लगभग 700 मिलियन लोग प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिसमें उप सहारा अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोग 67% है। तो सबसे ज्यादा गरीब कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लगभग 67%, और भारत में लगभग 12.9 करोड़ लोग 180 रुपए प्रतिदिन कम पर जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कहां पर बनाया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे वर्ल्ड माइग्रेंट डे के नाम से भी जानते हैं, जो अभी 18वां कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? ओडिशा में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। यानी अगले साल 2025 में ये 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा में मनाया जाएगा। तो यह कार्यक्रम राजधानी भुवनेश्वर में जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान का जश्न मनाता है और एक प्रतिष्ठित वैश्विक सभा भी है। क्लियर? तो ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का कार्यभार संभाला है। तो विक्रम देव दत्त जो 1993 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से कोयला सचिव का पदभार संभाला है। वह पहले भारतीय उड्डयन महानिदेशक के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। दत्त ने वीएल कंठा राव से कार्यभार संभाला, मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? वीएल कंठा राव को। तो इससे पहले इस पद पर वीएल कंठा राव बने हुए थे, जिन्होंने अमृत लाल मीना को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो भारत की बिजली की मांग में सालाना 6 से 7% की वृद्धि का अनुमान दत्त को पावर और औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की महत्वपूर्ण चुनौतियों के सामना करना पड़ रहा है। तो आपको सिंपली याद रखना है, विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला, और किसको रिप्लेस करेंगे? वो वीएल कंठा राव को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये चुनावों से पहले ईसीआई ने अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया यानी नए न्यू डीजीपी नियुक्त किया है। तो अजय कुमार सिंह जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनको झारखंड के नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका चयन राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 3 आईपीएस अधिकारियों के पैनल से हुआ। नियुक्ति चुनाव आयोग के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाने के आदेश के बाद की गई है। सिंह की नियुक्ति को राज्य में आगामी चुनाव से पहले एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। क्लियर? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने 22 अक्टूबर 2024 के, जिनके बारे में हमने चर्चा की और डिस्कस किया। सो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं सेशन, हमने क्या क्या आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो शुरुआत की हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने देखा कि क्यूबा में कौन सा तूफान आया है? हरिकेन ऑस्कर आया है, जिसमें क्यूबा में आर्थिक संकट के बीच लोगों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है। सेकेंड न्यूज हमने देखी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने अपने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल के लिए तक सीमित कर दिया है, जो पाकिस्तान के दोनों संसद में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद हुआ। उसके बाद हमने आईएमएफ की रिपोर्ट देखी, जिसमें बताया कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना पहुंच गया है? 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
नेक्स्ट हमने आईओसीएल और नेपाल और कॉरपोरेशन के बीच में समझौता देखा B2B फ्रेमवर्क के लिए। तो ये हमने चार इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने देखे राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा उड़ान की 8वीं वर्षगांठ, उड़े देश का हर नागरिक। नेक्स्ट 16 अक्टूबर को हमने कुछ कैबिनेट की मंजूरी देखी थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसे हिल के नाम से जाना जाता है, अभी उसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट हमने राज्य समाचार से कुछ न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि तिरुवल्लुर जिले में 16वीं सदी के तांबे की प्लेटों की खोज हुई है, जो किस डायनेस्टी को दर्शाती हैं? विजयनगर डायनेस्टी को। केरल में ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए नई सिटीजन सेंटिनल ऐप भी लॉन्च की गई। नेक्स्ट राज्य समाचार, पुलिस स्मृति दिवस जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया, मिशन वसुंधरा जिसको असम सरकार ने स्टार्ट किया है, और मध्य प्रदेश 8वां बाघ अभ्यारण्य बनाने जा रहे हैं। रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को अब बाघ अभ्यारण्य में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ हमने देखा कि हरियाणा महाराष्ट्र सरकार ने तटीय संरक्षण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की, और अभी असम महाराष्ट्र सरकार को इसकी मंजूरी मिल गई है। क्लियर। उसके बाद हमने बैंक और वित्त से कुछ इंपॉर्टेंट समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि नाबार्ड ने 2021-22 के लिए दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया। उसके बाद हमने देखा इरेडा से बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा खंड में खुदरा B2B व्यवसाय को संभालने के लिए टाटा एएमसी ने निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पर आधारित भारत का पहला इंडेक्स फंड जारी किया है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है, और भारत चौथा देश बना है इस लक्ष्य को हासिल करने वाला। डिफेंस से हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि आईएनएस समर्थन जो एलएनटी ने बहुउद्देशीय पोत है उसका अनावरण किया है। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि एएनआरएफ ने 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, और इरेना की हमने रिपोर्ट देखी 2023 के लिए सोलर पावर जनरेशन की। स्पोर्ट्स से अगर मैं बात करूं तो रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीत लिया है। महत्वपूर्ण दिनों में हमने पढ़ा था मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया गया। रैंक एंड रिपोर्ट से अगर मैं बात करूं तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं 2024। शिखर और सम्मेलन में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। और नियुक्तियों से हमने 2 रिसेंट अपॉइंटमेंट देखे। विक्रम देव दत्त को कोयला सचिव का पदभार मिला है, और अजय कुमार सिंह को झारखंड का न्यू डीजीपी नियुक्त किया गया है। क्लियर। तो ये थे 22 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।